मैं अशोक भाई साहब आपसे जरा आज जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ उसके साथ ही बीजेपी ने अपनी कुछ लिस्ट जारी कर दी है और राजस्थान की पहली लिस्ट 41 लोगों की आ गई है और राजस्थान में वही हुआ जिसका जिसका राजस्थान के बीजेपी के एमपी डर रहे थे। 6 एमपी को उन्होंने वहां से लड़ाने का फैसला किया है जिसमें राज्यवर्धन राठौर भी है। अच्छा, अभी तक ये नुस्खा बिल्कुल फाइनल नहीं हो पाया है कि ये जिन एमपीज को टिकट दिए जा रहे हैं ये उनके लिए मतलब उनका एलिवेशन है कि उनका डिमोशन है, उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया जा रहा है कि उनको हाशिए से बाहर किया जा रहा है कि इस बार टिकट काटा जा रहा है। मैं पहली टिप्पणी आपसे ले लूं क्योंकि इन्होंने आज 3 लिस्ट रिलीज की हैं। छत्तीसगढ़ में 64 की लिस्ट रिलीज की है जिसमें 3 एमपी को टिकट दिया है। और एक अच्छी खबर भाई सब लोगों को जो बीजेपी वाला है, एमपी में 57 की लिस्ट आ गई। शिवराज सिंह चौहान को अंतोगत्वा टिकट मिल गया है। मतलब ये भी एक बड़ी खबर है कि चीफ मिनिस्टर साहब को टिकट मिल गया है, ये बड़ी खबर है। और दतिया से नरोत्तम मिश्रा जी को भी। अशोक भाई साहब, पहली चीज राजस्थान से ये जो आज आया है राजस्थान में, और राजस्थान में मैं एक चीज और पूछूंगा, ये सारे इलेक्शन जब एक फेज में हो रहे थे तो एक ही दिन सब इलेक्शन भी तो हो सकते थे। मैं जरा उस पर भी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा अशोक भाई साहब। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ने जो घोषणा की उसके बाद राजस्थान में एकाएक सक्रियता बढ़ गई है और कांग्रेस की सक्रियता भी देखने में आई और भाजपा की सक्रियता भी देखने में आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत से अंतर्विरोधों में फंसी हुई है और उसका उसको नुकसान होने वाला है। कांग्रेस के अंदर स्थिति यह है कि पिछले लंबे समय से 2-3 महीने से सरकार काम कर रही है, ये तो दिख रहा था। सरकार घोषणाएं कर रही है, ये भी दिख रहा था। सरकार ने बहुत पॉजिटिव स्टेप उठाए, ये भी दिख रहा था। किसानों, मजदूरों, आम लोगों के हक में कांग्रेस की सरकार है, ये लोगों को समझ में आने लग रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके का काम कांग्रेस पार्टी का दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि वोट तो संगठन दिलाएगा। पोलिंग स्टेशन वाइज और पाकिस्तान के बॉर्डर तक, पिल्लर तक अगर संघ के कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों नहीं पहुंच सकते? ये कांग्रेस वालों को सोचना पड़ेगा। संघ के कार्यकर्ता और भाजपा, उनकी विशेषता है कि कभी वो हिंदू महासभा हो जाते हैं, कभी बजरंग दल हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी वो सब भाजपा कार्यकर्ता बन गए और भाजपा कार्यकर्ता बन करके वो पोर्टल स्टॉकों को खंगोल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, मोदी जी की उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसी हलचल नहीं है। ये सही है कि कांग्रेस की पिछली आम सभाएं बड़ी जबरदस्त हुई हैं। लोगों ने अशोक गहलोत को एक छत्र नेता भी स्वीकारा है। और हालांकि कांग्रेस में पिछले दिनों मतभेद भी बहुत रहे, लेकिन ये अच्छी बात है। इस जगह आते आते वो मतभेद दिखाई नहीं दे रहे और लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस ने अपना अंदरूनी कलह समाप्त कर लिया है और इस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति को थोड़ा फायदा हुआ है। और इस फायदे से कांग्रेस की माहौल काफी पॉजिटिव है। हालांकि भाजपा का राजस्थान में पूरा जोर है, मोदी जी भी चक्कर लगा रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी आराम से नहीं बैठ रहे, उपराष्ट्रपति भी बड़े चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति हमारे राजस्थान के ही हैं। और वो जाटों का मामले में ये माना जाता है कि जाटों का मामला गड़बड़ है, उस गड़बड़ को ठीक करने की उन्होंने शायद ये दावा किया है कि कर देंगे ठीक। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी हालात इतनी बदल गई हैं, इन बदले हुए हालात में लोग काम को तोलेंगे। काम को तोलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। राजस्थान का हेल्थ सिस्टम काफी इम्प्रूव हुआ है, काफी नहीं जबरदस्त। और वो एक ऐसा मॉडल है जिसको तमाम देश के अंदर अप्लाई किया जाना चाहिए और तमाम देश में अप्लाई करके गरीबों और आम लोगों को उससे रिलीफ मिलना चाहिए। इसी ढंग से स्कूलों में बड़ा सुधार हुआ है, स्कूलें खुली बहुत हैं और गांव गांव तक स्कूलें खुली हैं। और उन स्कूलों में जो अंग्रेजी आज एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज हो गई है, उसके लिए भी गहलोत साहब ने बहुत काम किया है। हालांकि इसमें अंतर्विरोध है, कुछ लोग कहते हैं उसके साथ महात्मा गांधी का नाम क्यों जोड़ा गया। लेकिन ये बात सही है कि हिंदी आंदोलन में भाग लेने वाले गहलोत साहब ने खुद कहा कि वक्त की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अंग्रेजी को माध्यम बनाया है और अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था की है। और यह भी एक विचित्र बात है कि टेक्नोलॉजी ने भी अंग्रेजी को एक मजबूरी बना दिया। अब गांव का प्रत्येक आदमी ये चाहता है कि उसका बच्चा अंग्रेजी जाने। इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य हुए हैं, इसी ढंग से शहरी रोजगार के जो काम हुए हैं, शहरी रोजगार की घोषणा ही नहीं, उसके अंदर मिनिमम आय का जो कार्यक्रम गहलोत साहब ने अपनाया वो भी मार्केबल है। क्यों मार्केबल है? क्योंकि शहरों में गांव की आबादी बड़ी माइग्रेट हुई है
और वो गांव के शहर के अंदर कच्ची बस्तियों में इधर उधर रहते हैं, उन लोगों को अगर एक रोजगार का उपलब्धि रहेगी तो उससे जो न्यूनतम मजदूरी है, जो बाजार में मजदूर काम करता है, उसके अंदर भी एक ठहराव आ जाएगा या बढ़ोतरी होगी। तो में से एक बात होगा। तो ये भी आज मजदूर वर्ग समझने लगा, क्योंकि मजदूर वर्ग में भी आज 7वीं 8वीं पढ़े हुए तो मजदूर हैं ही, और उनको ये समझ में आने लगा है कि इस राज्य में ये है। जातिगत एक ऐसा जोरदार मामला है हिंदुस्तान के अंदर कि अभी राहुल गांधी ने भी कहा, आपके चैनल पे सुन रहा था मैं, कि हम जातिगत वो सर्वे कराएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। जातिगत सर्वे होगा, और जातिगत सर्वे में ये भी सच्चाई है कि हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। वर्ग व्यवस्था में जो पिछड़ी जातियां हैं, वही पिछड़े वर्ग के लोग वर्ग हैं, वही असंगठित मजदूर हैं, वही लोग आदिवासी हैं, वही लोग ऐसी हालात के अंदर हैं जिनको उठाने से लोकतंत्र सफल होगा। लेकिन चुनाव की व्यवस्था एक ऐसी जोरदार व्यवस्था हो गई है, इस व्यवस्था के अंदर ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली की पंचायत तक, क्या कोई गरीब का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? जो लोग जाति के आधार पर जीत के भी जाते हैं, उनका अनुभव हमारा खुद का है कि वो लोग जीत तो जाते हैं जाति के आधार पर, लेकिन जब दिल्ली में बैठते हैं या जयपुर में बैठते हैं तो उनको निर्णय क्या करने पड़ते हैं। दिल्ली में बैठे हुए हमारे सांसद अर्जुन मेघवाल क्या करते हैं? उनको फैसला तो अडानी जी के लिए लेना पड़ेगा। वो फैसला बीकानेर के या हमारे सीमा क्षेत्र के रहने वाले मेघवालों, वाल्मीकियों, हरिजनों के पक्ष में नहीं ले सकते। और ले भी लें तो क्या है, उनके लेने वाला फैसला चलेगा नहीं। फैसला वो चलेगा जो मोदी जी लेंगे। तो इसलिए जातिगत गणना हो जाए, जातिगत सर्वेक्षण के बाद ये तथ्य भी निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसे तबकों को शामिल किया जाना जरूरी है जो लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए, जैसे किसान हैं, वो उत्पादन कार्य करते हैं। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, वो उत्पादन कार्य करते हैं। जो फैक्ट्रियों के मजदूर हैं, वो उत्पादन कार्य करते हैं। बेशक उनमें चेतना नहीं है। इसी ढंग से हजारों की तादाद में कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वो भी उत्पादन कार्य करता है, राज्य सरकार में करता है, प्राइवेट इंडस्ट्री में करता है। उनके बारे में जरूर इस प्रकार से सोचा जाना चाहिए कि उनकी आवाज कहीं ना कहीं, हो सकता है वो एमएलए नहीं हो सकता है वो सरपंच नहीं हो सकता है वो किसी कमेटी के मेंबर नहीं हो, लेकिन उनकी हालातों पे, जैसे राहुल गांधी जी का जो बात मैंने सुनी, उससे ऐसा लगता है कि उनका दिल धड़क रहा है गरीबों के लिए। अगर गरीबों के लिए वास्तव में दिल धड़क रहा है तो इस देश का सिनेरियो बदलने वाला है, और बदलेगा। और यही अच्छा है, शांति के लिए भी अच्छा है कि हम वर्गीय विभाजन को वर्ग संघर्ष में नहीं बदलने दें। वर्गीय विभाजन अगर है इस देश के अंदर, तो उसको बराबर का विकास इस प्रकार से करें कि सभी तबकों को अवसर की समानता मिले। लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है राजस्थान में, और राजस्थान में चुनाव के अंदर जो मुद्दे हैं वो सबके सामने। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसको गहलोत साहब ने टच किया है, ये शहरी मजदूरों, शहरी नरेगा जो चालू किया है उसको टच किया है। लेकिन लोगों को स्थायी रोजगार कैसे मिले, इस पे भी कांग्रेस को कुछ ना कुछ अपना घोषणा पत्र में जारी करना चाहिए। एक पानी जो है रेगिस्तान के अंदर, वो तो महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। इस पे भी कल ही गहलोत साहब ने डिक्लेयर किया है, वो जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, यमुना का पानी को लेकर के उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा भाई केंद्र सरकार नहीं कर रही है, केंद्र सरकार को उसको राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिए कि राजस्थान में जो पानी की समस्या है, केंद्र सरकार अगर उसमें इन्वॉल्व होगी तो समस्या बहुत जल्दी हल हो सकती है या ठीक ढंग से हल हो सकती है। और वो केंद्र सरकार उसमें रुचि नहीं ले रही, लेकिन गहलोत साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि वो हम करेंगे, और करने के साथ उन्होंने उस और कदम भी बढ़ाए हैं। इससे पूर्वी राजस्थान के अंदर कांग्रेस को, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में कांग्रेस को जरूर आधार मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। पश्चिमी राजस्थान जो बिल्कुल रेगिस्तान है, उसके अंदर अगर पाकिस्तान को पानी दे सकते हैं गजेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, गजेंद्र सिंह जी हमारे हैं, जोधपुर के हैं, रेगिस्तान के बासिंदे हैं, और भाई अभी आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा पानी पाकिस्तान जा रहा है। अगर उस पानी को आप गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल में छोड़ दें तो हमारी प्यासी धरती को पानी मिल जाए, तो पानी मिलने पर लोग है ना आपसे मदद नहीं मांगेंगे, अनुदान नहीं मांगेंगे, और हमारा किसान खुद पैदा करके सरकार को भी खिला सकता है, और कोई भी खाना चाहे उसको खिला सकता है। लेकिन पानी तो चाहिए ही चाहिए ना, तो पानी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। अशोक गहलोत ने यह भी किया कि अभी ये जिलों की घोषणाएं की, और उन जिलों की घोषणाओं के अंदर जो सीमांकन किया गया, उस सीमांकन के अंदर बड़ा एक विसंगतियां थी, उसको दुरुस्त करके
उसको कल्चरल और उसी प्रकार प्रशासनिक तंत्र के हिसाब से दुरुस्त किया है, उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान में देवी सिंह जी भाटी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, जो कुछ दिन पहले अशोक गहलोत से मिलकर आए थे। अब एक बड़े जो मास लीडर कहलाए जाते हैं जाटों के, जो आरएलपी पार्टी है, वो बड़ा ताल ठोक के कह रहा है कि तीसरा मोर्चे के रूप में हम उभर के आएंगे, और लेकिन भाजपा के साथ तालमेल नहीं बनाएंगे। भाजपा के साथ तालमेल नहीं बनाएंगे तो फिर किसके साथ बनाएंगे? तो कांग्रेस के साथ बनाएंगे। तो इसका भी हो सकता है कोई अंदर कांग्रेस और उनके बीच में तालमेल हुआ हो या नहीं भी हुआ हो। अगर तालमेल उन्होंने किया है तो अच्छी बात है, वो अपने लिए भी कुछ सीटें ले आएंगे और कांग्रेस को मदद दे देंगे। लेकिन जिस तबके को वो प्रभावित करती है आरएलपी पार्टी, वो आरएलपी पार्टी जो है वो किसानों के उस तबके को ज्यादा प्रभावित करती है जो बरानी भूमियों के मालिक, जी, जी, जो जिनमें पानी नहीं लगता, जो नागौर है, जो अजमेर के आसपास का इलाका है, जो जोधपुर के आसपास का इलाका है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति अभी काफी अच्छी नजर आती है। बस शर्त इतना है कि कांग्रेस के संगठन को चुस्त दुरुस्त करके पोलिंग स्टेशन के आधार के ऊपर जिस प्रकार भाजपा ने रणनीति बनाई है, कांग्रेस की वैसी रणनीति बना ले। टाइम तो कमी है, लेकिन पोलिंग स्टेशनों को कवर करना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जी, जी। मुझे ये बताइए, ये जो इलेक्शन है उसमें 2024 का इसलिए शुरुआत है कि कांग्रेस इंडिया करके लड़ रहा है। जो तेलंगाना में मुश्किल हो रही है चंद्रशेखर राव को, कि उनको स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो एनडीए के साथ है कि इंडिया के साथ है, और जनता बिल्कुल क्लियर है, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। तो वो लोगों को अपनी स्थिति साफ करनी होगी। जो 2024 के इलेक्शन आते आते, चाहे मायावती जी हो, चाहे चंद्रशेखर राव हो, इस तरह की बहुत सी पार्टी हो, आपके यहाँ जैसे आपने बताया बेनीवाल जी की पार्टी हो, ये स्पष्ट करना होगा कि हम किसके साथ हैं, हम इधर हैं कि उधर हैं, हम बीच में, हम तीसरी फोर्स हैं। उनको शायद रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अशोक भाई साहब, इस पे जरा एक जल्दी से टिप्पणी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि स्पष्ट चित्र सामने आना चाहिए। कांग्रेस या भाजपा दो ध्रुव बन गए हैं राजनीति के पूरे भारत के अंदर, और लोग ये चाहते हैं दो ध्रुव के रूप में लोगों को पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी है, इकोनॉमिक एक चेतना भी बढ़ी है, और उसका भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रूप में विभाजन दिखाई देता है। राजीव गांधी का लेटेस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें जिस प्रकार का इकोनॉमिज्म उन्होंने प्रकट किया कि हम जातीय सर्वेक्षण के बाद में हम इकोनॉमिक सर्वेक्षण कराएंगे, जो लोग पिछड़ गए हैं उनको आगे लाएंगे, उससे उनका एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट भी नजर आता है। और लोग यही तो चाहते हैं। जो अधिकांश 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, और उनको अगर ऐसा लगा कि कांग्रेस उनको लेके चलने वाली है तो कांग्रेस के साथ जाना ही चाहिए, चाहेंगे। और केवल ये हिंदुत्व की जो बात है, हिंदू के बच्चे को भी रोजगार चाहिए, हिंदू के बच्चे को भी उत्पादन के साधन चाहिए, हिंदू के बच्चे को भी है ना विकास के अवसर चाहिए। केवल ये बजरंग बली का पाठ कर लें, हनुमान चालीसा कर लें, उससे काम नहीं चलने वाला। हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह आस्था है और आस्था के हिसाब से आप चलते हैं, लेकिन इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये पॉलिटिकल एजेंडा बन भी नहीं सकता, क्योंकि ठीक है आपने पूजा पाठ कर लिया, लेकिन धरती पे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार का विकास कर रहे हैं। क्या उसमें हिंदुओं के बच्चों का भी विकास हो रहा है क्या? हिंदुओं में ही तो इतनी जातियां हैं, और ये जाति प्रथा जो है ये किसने डाली थी? ये मनु व्यवस्था से जातीय प्रथा जो डली, इसी ने लोगों को पिछाड़ दिया था। अब ये जो लोग पिछड़ गए हैं, वो भाई जीना चाहते हैं। वो राज में अगर उनकी भागीदारी नहीं हो तो भी उनको कोई एतराज नहीं, लेकिन लोग जीना चाहते हैं, सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं। इस बात का जवाब भाजपा को देना पड़ेगा, और भाजपा इस काम में बिल्कुल असफल हो जाएगी, क्योंकि पिछले इतने सालों में इन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है, और ये समाज को तोड़ने का काम उनके लिए घातक हो। धन्यवाद।